नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ खास खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि मुजफ्फरनगर उत्तराखंड आंदोलन के इतिहास से गहराई से जुड़ा हुआ स्थान है। रामपुर तिराहा में घटना प्रदेश की राज्य स्थापना की सोच और बलिदानों की याद दिलाता है। जब वो वहां से गुजरते हैं तो आंदोलनकारियों और शहीदों को नमन करते हैं और हर साल 2 अक्टूबर को श्रद्धांजलि सभा के जरिए सभी बलिदानियों का स्मरण किया जाता है। मुजफ्फरनगर से जाना हो रहा है क्योंकि रास्ते में है मुजफ्फरनगर और हमारे पड़ोस में है। और मुजफ्फरनगर एक बहुत ऐसा स्थान है जहां से उत्तराखंड राज्य स्थापना की बहुत बड़ी यादें जुड़ी हुई हैं, स्मृतियां जुड़ी हुई हैं। यहीं पर मुजफ्फरनगर का जो रामपुर तिराहा है, वहाँ पर रामपुर तिराहा कांड हुआ है। जब भी हम यहाँ से गुजरते हैं उस स्थान को भी नमन करते हैं, क्योंकि और प्रत्येक वर्ष दो दो अक्टूबर को श्रद्धांजलि सभा होती है। हम सभी उत्तराखंड के आंदोलनकारियों को, हमारे बलिदानियों को, उन सभी का स्मरण करते हैं, उनको नमन करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। देखिए, चारधाम यात्रा दिनों दिन बढ़ती जा रही है और लगातार उसका स्वरूप बहुत विस्तार लेता जा रहा है। और चारधाम आने वाले सभी यात्री श्रद्धालु, उनकी सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। अच्छी यात्रा हो, किसी को कोई परेशानी न हो, किसी कठिनाई का सामना न करना पड़े, उनका सुरक्षित यात्रा हो, उसके लिए सभी प्रावधान किए जा रहे हैं। उसमें सबको सहयोग कर। देखिए, अब वो चूंकि एक ऐसा स्थान है कि मैं समझता हूँ कि उस पर अपने स्तर से सरकार सब काम कर रही है और मुझे लगता है विवाद जो है समाप्त होना चाहिए। इस पर किसी को कोई बहुत ज्यादा राजनीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये राजनीति का विषय नहीं है। कदरपुर विधायक अरविंद पांडे ने कैंप कार्यालय पर नोटिस चिपका कर मामले में बीजेपी के प्रदेश महामंत्री ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अरविंद पांडे बीजेपी के बहुत वरिष्ठ नेता है और उन्होंने सालों तक पार्टी में समर्पित भाव से कार्य किया है। वो अपने क्षेत्र के प्रति बेहद जागरूक रहते हैं और इसी कारण उन्हें लगातार जनता का समर्थन मिलता है। नोटिस को लेकर उन्होंने कहा कि इस संबंध में पूरी जानकारी संबंधित पक्ष के ज्ञापन में होगी और अगर किसी प्रकार का कोई नोटिस आया तो उसका जवाब निश्चित रूप से कानून के समस्त प्रक्रिया के तहत किया जाएगा। चाहे मामला अतिक्रमण का हो या फिर किसी अन्य प्रकार का, पार्टी और विधायक दोनों ही कानून का सम्मान करते हुए जरूरी जवाब प्रस्तुत करेंगे। अरविंद पांडे जी भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं और वर्षों वर्षों उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में काम किया है। अपने क्षेत्र के प्रति बहुत जागरूक रहते हैं और इसी के कारण से उनको अपने अपने क्षेत्र से निरंतर विजयश्री प्राप्त होती रहती है और एक वहाँ के बहुत ही लोकप्रिय नेता वो हैं। और जिस प्रकार से आपने एक नोटिस की बात कही है, तो क्या नोटिस आया है वो उनके संज्ञान में होगा और निश्चित रूप से जो भी नोटिस आएगा उसका जवाब देंगे। अतिक्रमण का मामला आया है। देखिए, जो भी अतिक्रमण का मामला हो या किसी अन्य प्रकार का नोटिस हो, मैंने कहा कि वो मेरे संज्ञान में नहीं है। आपके द्वारा बताया गया है कि उनको एक नोटिस दिया गया है, तो निश्चित रूप से जो कानून सम्मत विधियां होती हैं उसके अनुरूप वो उसका जवाब देंगे। वो उस सिलसिले में मुझे अधिक जानकारी नहीं। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस का उत्तराखंड से कोई सरोकार नहीं है। अगर कांग्रेस को वास्तव में प्रदेश की चिंता होती तो वो अच्छे और जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित करती, लेकिन उसकी बजाय कांग्रेस लगातार भ्रम की राजनीति कर रही है और जनता को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तराखंड से कोई सरोकार नहीं है। कांग्रेस को इस उत्तराखंड से अगर कोई सरोकार होता तो कांग्रेस एक अच्छे मुद्दों को लेकर के सरकार का ध्यान आकृष्ट करती, लेकिन कांग्रेस लगातार और लगातार इस उत्तराखंड में एक भ्रम की राजनीति कर रही है और एक भ्रम फैलाने का प्रयास कर रही है। एक जिसको हम कह सकते हैं कि एक जो विपक्ष की भूमिका है उसकी, एक जिम्मेवार विपक्ष की, उस भूमिका का निर्वहन करने में कांग्रेस असफल रही है और उसे भारतीय जनता पार्टी के बारे में कुछ भी कहने का अधिकार। पौड़ी में अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सुरभित द्विवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने जांच प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए। सुरभित द्विवेदी ने कहा है कि बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड से पूरे प्रदेश में
आत्मरात को लेकर झकझोर कर रख दिया है। यह मामला केवल एक आपराधिक घटना नहीं बल्कि सत्ता के संरक्षण और प्रशासनिक विफलता का प्रतीक बन चुका है। उन्होंने आरोप लगाया कि शुरुआत से ही जांच की दिशा में संदेह के घेरा था और पीड़ित के माता पिता की शिकायत को दरकिनार कर एक तीसरे पक्ष की शिकायत के आधार पर सीबीआई जांच आगे बढ़ाई गई तो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के जो खिलाफ है। बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की तारीख परंपरा के अनुसार आगामी 23 जनवरी को बसंत पंचमी के पावन अवसर पर घोषित की जाएगी, जिसके लिए सभी धार्मिक परंपराओं का विधि विधान से निर्वहन किया जा रहा है। इसी क्रम में भगवान बद्री विशाल के नित्य अभिषेक के लिए भी प्रयुक्त होने वाले पवित्र गाड़ू घड़ा पांडुकेश्वर से पूजा अर्चना के बाद जोशीमठ स्थित नरसिंह मंदिर के लिए रवाना किया गया है, जहां से डिमरी धार्मिक केंद्रीय पंचायत के माध्यम से इसे राजमहल नरेंद्र नगर ले जाया जाएगा। यहाँ पे भोग प्रसाद बनता है, भोग प्रसाद लगता है, भगवान घड़े की पूजा होती है। उसके बाद हम लोग नरसिंह मंदिर में यहाँ पे पूजा करने के बाद ज्योतिर्मठ नरसिंह मंदिर जाएंगे और ये जो गाड़ू घड़ा है आज शाम को लक्ष्मी नारायण मंदिर डिम्बर में स्थापित होगा और कल सुबह 10 बजे हम लोग नरेंद्र नगर टिहरी दरबार में जाएंगे, जहाँ से परसों 23 तारीख को घड़े की पूजा होगी। सारे डिमरी समुदाय और धर्माधिकारी आप लोग सब लोग आएंगे और वहाँ पे बद्रीनाथ कपाट खुलने का दिन तय होगा। बोल बद्री विशाल। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संजय कुंवर इस वक्त फोन लाइन के जरिए जुड़ रहे हैं। संजय, बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने जा रहे हैं और उसकी तिथि भी जल्द ही तय हो जाएगी। आखिरकार तिथि कब तक तय होगी, उसको लेकर क्या कुछ प्रक्रिया चल रही है? देखिए, भगवान बद्री विशाल के कपाट अभी शीतकाल के लिए बंद हैं और श्री द्वार कपाट खोलने की जो प्रक्रिया सदियों से चल रही है वो तेरे राज दरबार नरेंद्र नगर से ये तिथि तय होती है और बसंत पंचमी के पावन पर्व पे जो है पंचांग गणना के बाद जो राज पुरोहित हैं और बद्रीनाथ मंदिर समिति के अधिकारियों के साथ मिलकर के धर्म अधिकारियों की उपस्थिति में और ये जो है शुभ मुहूर्त निकाला जाता है। इससे पूर्व की जो परंपराएं होती है उनका निर्वहन जो है किया जा रहा है हकूकदारियों के साथ साथ जो वहाँ के परंपरा को निभाने वाले होते हैं। तो यह परंपराएं जो है शुरू हो चली है। इसी संदर्भ में जो ये गाड़ू घड़ी होती है, ये भगवान बद्री विशाल का जो नित्य अभिषेक होता है जब कपाट खोलते हैं तो प्रतिदिन तिल के तेल का अभिषेक पूजन के समय ये काम आता है। तो इसकी एक विशेष जो पवित्र घड़ी जो है नरसिंह मंदिर और पांडुकेश्वर में पूजन के बाद चलती है, जो विभिन्न स्थानों से होकर के राज दरबार में ठीक 23 तारीख को बसंत पंचमी के दिन पहुंचेगी, जहां ये डिमरी समुदाय के प्रतिनिधि जो है राज दरबार को ये घड़ी सौंपेंगे। इसके बाद पंचमी के दिन जो राज दरबार की सुहागिन महिलाएं हैं, कन्याएं हैं, वो जो है तिल का तेल पिरोएंगे। पर एक जो है त्योहार मनाया जाता है, इस दिन ये परंपरा का निर्वहन होगा और ये जब ये तिल का तेल निकलेगा तो ये जो है इसी पवित्र घड़ी में रखा जाएगा। जब भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलने की तिथि तय की जाएगी और तिथि निकलेगी तो उसके बाद जो है एक विधि विधान से ठीक इसी प्रकार ये दिव्य जो तेल कलश है, गाड़ू घड़ा इसको कहते हैं, तो ये विभिन्न मार्गों से होकर के भगवान बद्री विशाल के धाम में जो है कपाट खुलने से पूर्व जो है गर्भगृह में पहुंचेगा। तो ये पुरानी परंपराएं हैं जिसका निर्वहन जो है आज भी किया जा रहा है। तो इसी के तहत आज पांडु नगरी पांडुकेश्वर में जो योगदान मंदिर है उसमें कमजीत भोग की उपस्थिति में जो कुबेर देवरा समिति है उन लोगों ने इस गाड़ू घड़ी का स्वागत किया, भोग प्रसाद वहाँ पे लगा और आज जो है ये घड़ी जो है नरसिंह मंदिर पहुंचेगी। इसके बाद जो है इसको नरेंद्र नगर राज दरबार में पहुंचाना है। जी बिल्कुल, और जल्दी बसंत पंचमी के इस पावन अवसर पर भी तिथि घोषित हो जाएगी और जल्द ही बद्रीनाथ धाम के कपाट भी खोले जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी के लिए।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। खटीमा नगर के जाने माने वरिष्ठ व्यापारी जशोधर भट्ट का शव सूजिया गांव में नाले के किनारे मिलने से नगर में सनसनी फैल गई है। जानकारी के मुताबिक जशोधर भट्ट मंगलवार की सुबह अपनी बाइक से ऑफिस जाने के लिए घर से निकले थे और इसके बाद शव सूजिया गांव में नाले किनारे झाड़ियों में पड़ा मिला। शव के पास एक पिस्टल पड़ी हुई थी और उनकी बाइक भी वहां पर खड़ी हुई थी। घटना की सूचना मिलते ही एसआई किशोर पंत अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और शव को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी गई है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के मुताबिक प्रथम दृष्टया ये घटना आत्महत्या की लग रही है। मृतक के पास से पुलिस को एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसे मृतक ने खुद अपनी स्वेच्छा से लिखा हुआ है और उसके बाद उसे आत्महत्या उसने यहां पर उसकी बात लिखी है। फिलहाल पुलिस हर पहलू से इस जांच में जुट गई है। ये गांव वालों को इस तरह से मुझे सूचना आई थी तकरीबन 1:30 बजे के आसपास। उसके बाद मैंने 1:50 में एसआई सर को कॉल की। फिर वो लोग आए हैं, फिर उन्होंने चेक किया तो जेब में से आधार कार्ड वगैरह देख के शिनाख्त हुई है इनकी। ये कंजाबाग निवासी हैं करके, जसोधर कहते हैं भट्ट जी इनका नाम है। और सुसाइड केस है शायद। ये इसकी कार्रवाई एसआई सर जो भी है शासन प्रशासन कर रहे हैं। जसोधर भट्ट नाम के व्यक्ति का शव जो है कल हमें प्राप्त हुआ था, जिसमें सिर में उनके गोली के निशान थे और रात्रि में पोस्टमार्टम के उपरांत हमने शव जो है उनके परिजनों को सौंप दिया था। बाकी जो भी घटनाक्रम होंगे वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अनुज शर्मा हमारे संवाददाता सीधे फोन लाइन के जरिए जुड़ रहे हैं। अनुज, जाने माने व्यापारी का शव झाड़ियों में पड़ा मिलता है सुजिया नहर के पास, आखिरकार प्रथम दृष्टया मामला कैसा लग रहा है? जो ये मामला हुआ है ये अपने आप में एक काफी सनसनीखेज एक मामला है क्षेत्रवासियों के लिए, क्योंकि जसोधर भट्ट जी जो थे ये काफी वरिष्ठ व्यापारी भी थे और काफी बुजुर्ग थे और बड़े व्यापारिक हल्के में बड़े अच्छे स्वभाव के लिए अपने जाने जाते थे। और इनकी लाश का ये नाले किनारे जो झाड़ियों में बरामद हुई है, तो इससे काफी इस घटना की सूचना से क्षेत्र में काफी बड़ी अफरा तफरी मच गई है। और जैसा कि लाश के पास उनकी पिस्टल बरामद हुई है और बताया जा रहा है कि उनके पास से एक नोट पैड भी मिला है, तो उस प्रथम दृष्टया तो ये मामला यही लग रहा है कि आत्महत्या का मामला है। मगर इसमें पुलिस अधिकारी इसमें हर एंगल से जांच करने की बात कह रहे हैं कि किस वजह से उन्होंने ये कदम उठाया। इसके लिए विस्तृत जांच अभी की जा रही है। उनके परिजनों से और जो उनके साथ कारोबारी जुड़े हुए लोग थे उनसे बातचीत कर रही है पुलिस लगातार, और इससे जल्द ही कोई बड़ा खुलासा भी कर सकती है कि या ये घटना तो आत्महत्या की थी वो थी तो किस वजह से। जी बिल्कुल अनुज, लेकिन दूसरी तरफ पुलिस भी अपनी तरफ से जांच में जुट चुकी है और जब शव के पास पहुंचा गया तो वहां पर उनकी बाइक और एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ। सुसाइड नोट में क्या कुछ लिखा हुआ था, क्या कुछ कारण वहां पर स्पष्ट हो पाए हैं? ये आपको बताना चाहूंगा कि जो जसोधर भट्ट जी थे ये मंगलवार की सुबह अपने घर से अपनी बाइक पे ही निकले थे और अपना जो इनका प्रॉपर्टी डीलरिंग का काम करते हैं वहाँ ऑफिस बना रखा है, वहाँ जाने के लिए कह के निकले थे। मगर उसके बाद इनका सब दोपहर के बाद के समय में ये बकरी चराने वाले जो लोग होते हैं चरवाहे, उनके द्वारा ये खोजा गया झाड़ियों में नाले किनारे सूजिया मोहलिया क्षेत्र में। तो यही अपने आप में एक विषय बन जाता है कि ये वहाँ क्यों गए और वहाँ पर जाके इन्होंने ये घटना को अंजाम दिया। ठीक है। और उनकी बाइक वहीं पे मौके पे मिली है और उनका लाइसेंसी रिवाल्वर भी उनका वहीं पे बरामद हुआ है और नोट पैड जो मिला है वो अभी पुलिस अधिकारियों के जांच के उसमें दायरे में है, उसका पूरा खुलासा नहीं किया गया है। 2 पेज का बताया जा रहा है कि वो लेटर उनको मिला है पुलिस अधिकारियों को, और इसका जल्द से जल्द पुलिस वाले जहाँ तक हैं अधिकारी लगे हुए हैं इसमें जांच में और जल्द से जल्द शायद खुलासा हो सकता है।
बिल्कुल अनुज, और आखिरकार इस पूरी प्रक्रिया में क्या कुछ खुलासे होंगे और आखिरकार क्या ये सुसाइड था वाकई में या फिर मर्डर था, ये भी जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जन। रुड़की में उत्तराखंड राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष और दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री विनय रोहिला देर रात औचक निरीक्षण पर निकले और इस दौरान राज्य मंत्री ने नगर निगम क्षेत्र के तमाम क्षेत्रों, इलाकों, सड़कों, चौराहों और सार्वजनिक स्थलों पर पहुंचकर शीतकालीन व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान अलाव की स्थिति का भी उन्होंने जायजा लिया। साथ ही विनय रोहिला ने रेलवे स्टेशन समेत अन्य स्थानों पर ठंड से जूझ रहे गरीबों और जरूरतमंद लोगों को कंबल भी वितरित किए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि कोई भी जरूरतमंद ठंड में असहाय न रहे। शीतकालीन व्यवस्था में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पूरे प्रदेश के अंदर शीतलहर चल रही है। शीतलहर के प्रकोप में मनुष्य हानि ना हो, पशु हानि ना हो, लोगों को ठंड के प्रकोप से बचाया जा सकता है। इसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपदा प्रबंधन विभाग को निर्देश दिए थे कि समुचित व्यवस्थाएं की जाए। उन्हीं व्यवस्थाओं के दृष्टिकोण से आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा पूरे प्रदेश की, जिसमें सचिव स्तर के सभी विभागाध्यक्ष, सभी जिलाधिकारी और सभी प्रशासन के आपदा प्रबंधन विभाग के सभी अधिकारियों ने भाग लिया था, जिसके बाद पूरे प्रदेश में एक एडवाइजरी जारी की गई, जिस एडवाइजरी के अनुरूप प्रत्येक नगर पालिका क्षेत्र का, सभी क्षेत्रों का एक नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए। उन नोडल अधिकारियों के अंतर्गत वहाँ यदि कोई रास्ता बंद है, बर्फबारी है, तो उसे रोकने के उपाय तुरंत किए जाए, दवाई की व्यवस्था तुरंत की जाए, अलावा लगाए जाए, कंबल यदि किसी पे कोई ठंड से दिक्कत है तो उसे रखा जाए, सभी रैन बसेरे चुस्त दुरुस्त हो, वहाँ पे गर्म पानी, सब चीज़ों की व्यवस्था हो। मतलब तात्पर्य है कि शीतलहर के प्रकोप से यदि कोई मनुष्य को कोई नुकसान उसके शरीर पर हो रहा हो तो उसकी रोकथाम करने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग के माध्यम से सभी नगर निगम क्षेत्र, जिला प्रशासन सभी समुचित व्यवस्थाएं करने के लिए तत्पर है। तरफ से राज्य मंत्री जी के साथ में, रोहिला जी के साथ में, तो शीतलहर की जो प्रकोप हो रखा है तो हम जगह जगह हम लोग कंबल वितरण कर रहे हैं। जो लावा जल रहा है उसका हम नगर निगम की तरफ से चल रहा है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि आज हमने यहाँ पे जो शीतलहर है तो हमने कंबल का वितरण किया है सभी। ऋषिकेश के पुष्कर मंदिर रोड पर व्यापारी संघ पल्लेदार की ओर से 3 दिवसीय एक राम जन्मभूमि तृतीय वर्ष का आयोजन किया गया है। अब इसमें 3 दिवसीय कार्यक्रम में सुरकंडा का पाठ और पापा महाकाल का विशाल भस्म आरती समेत विशाल भंडारे का आयोजन शामिल है। MPLADS यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम को 23 दिसंबर 1993 में शुरू किया गया। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय एकता और सद्भाव को बढ़ावा देना है। उत्तराखंड के कई सांसदों ने इस स्कीम के तहत दूसरे प्रदेशों में विकास कार्यों पर कुछ राशि खर्च कर दी है, जिस पर राजनीति हो रही है। आरटीआई से मिले दस्तावेजों के अनुसार उत्तराखंड के कुछ सांसदों ने उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसे राज्यों में ट्यूबवेल लगवाने, स्कूल, सामुदायिक भवन निर्माण और जल निकासी जैसे कार्यों के लिए 1.28 करोड़ रुपए आवंटित किए, जिस पर आरोपों की राजनीति हो रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि राज्य के कई क्षेत्रों में आज भी सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य और शिक्षा की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। ऐसे में सांसद निधि का बाहर खर्च होना जनता के साथ खुला विश्वासघात है। दरअसल टिहरी गढ़वाल की सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह ने आगरा और तो और राज्यसभा की सांसद नरेश बंसल ने हरियाणा में अलग अलग वर्षों में करोड़ों रुपए आवंटित किए, जिस पर विपक्ष का कहना है कि यहाँ के सांसद दूसरे प्रदेशों में राशि खर्च करना जानते हैं, जो कि जनता के साथ धोखा है, जबकि कई बुनियादी सुविधाओं के लिए उत्तराखंड के लोग जूझ रहे हैं। इधर बीजेपी का कहना है कि उत्तराखंड से बाहर भी प्रदेश की जनता रहती है। देखिए, सांसदों का विशेष अधिकार है। 2024 के बाद जो नया नियम आए उसमें सांसद 50 लाख तो प्रति वर्ष अपनी निधि का अन्य राज्यों में पूरे भारत में कहीं भी खर्च कर सकता है। पहली बात तो हमें क्षेत्रवाद, भाषावाद इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, छोटी चीज़ों पर नहीं बांटना चाहिए। लेकिन अगर कांग्रेस इस प्रकार की बात कर रही है तो कांग्रेस के सांसदों ने तो गोवा और महाराष्ट्र तक जो है सांसद निधि दी है, उसके भी आंकड़े आपको मैं दे देता हूँ। लेकिन महारानी और अन्य जो हमारे सांसद हैं उनके पास उत्तराखंड के जो निवासी हैं, अन्य प्रदेशों में निवास करते हैं, जब उनकी समस्या वहाँ नहीं सुनी जाती तो हर उत्तराखंडी के साथ जो है हम है ना, भाजपा है,
इसलिए जो है उन्होंने अपने विकास कार्यों के लिए वहाँ पे संसद निधि दी थी। कोई नियम नहीं तोड़ा, कोई नियम विरुद्ध नहीं दिया। तो कांग्रेस को इस पर भी ऐतराज है। कांग्रेस इसका मतलब विकास के विरुद्ध है और विकास के खिलाफ। आज बहुत ही अचंभित कर देने वाली एक खबर छपी है कि उत्तराखंड हमारे प्रदेश के कई सांसद गणों ने अपनी सांसद निधि को प्रदेश के इतर बाहर के राज्यों में खर्च किया है। ये बहुत ही विस्मय की स्थिति है कि प्रदेश के सांसदों की निष्ठा इस प्रदेश में सीमित न होकर अन्य प्रदेशों में भी उनकी निष्ठा जुड़ी हुई है और वो निष्ठा अन्य प्रदेशों के लिए भी प्रदर्शित कर रहे हैं। प्रश्न ये उठता है कि जिस संसदीय क्षेत्र से, जिस प्रदेश से हमारे माननीय सांसद बने हैं, उस प्रदेश की जनता की बहुत उम्मीदें होती हैं, आवश्यकताएं होती हैं। हमारा प्रदेश ऐसे ही मूलभूत आवश्यकताओं के लिए हमारे प्रदेश के लोग जूझ रहे हैं और ऐसे में हमारे प्रदेश के लोगों के उन मूलभूत आवश्यकताओं को दरकिनार करके, जिसमें कि स्कूलों में कक्षों का निर्माण करना हो, स्कूलों में फर्नीचर की व्यवस्था करना हो, हमारे महिला मंगल दलों को तमाम गांव के अनुरूप आवश्यक जो साधन उपलब्ध कराए जाने होते हैं उनकी बात हो, या फिर कहीं पर छोटी छोटी पेयजल लाइनों की बात हो, कहीं पर किसी अस्पताल में एम्बुलेंस की बात हो, इन सब बातों को दरकिनार करके बाहर के प्रदेशों को सांसद निधि खर्च किया जाना प्रदेश की जनता के साथ धोखा है। उत्तराखंड में लोकसभा के 5 और राज्यसभा के 3 सांसद हैं और ज्यादातर सांसद निधि को पूरा खर्च तक नहीं कर पाते हैं। जनवरी 2026 के रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड की सांसद निधि खर्च करने के मामले में देश के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में 24वें स्थान पर है। स्थिति तो ये है कि कई सांसद 20% राशि खर्च कर पाते हैं। 2025-26 के दौरान राज्य में सांसद निधि से 79 कार्य पूरे किए गए, जबकि 2025 में राज्य के कई इलाकों में आपदा से भारी नुकसान हुआ। लिहाजा ये सवाल उठता है कि अगर सभी सांसद गंभीरता के साथ सांसद निधि को खर्च करते तो आपदा पीड़ितों को बड़ी राहत मिल सकती थी। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। फिलहाल इन खबरों में इतना ही। आप देखते रहिएगा हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।